सर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। हाँ मत लिखो, मतलब पूरा थ्योरेटिकल क्योंकि लिखने जाओ तो बहुत सारा लिखने का रहेगा, तो बेटर है कि तुम अपने बुकलेट से ही मतलब देख लो। मतलब बुकलेट से ही पढ़ लो, उसमें ही हाईलाइट कर लो। मतलब इस चैप्टर में कभी भी नहीं लिखा, मतलब ऑफलाइन होती तब भी नहीं लिखने का बोलता हूँ। और जो मतलब जैसा तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है बस मतलब ऐसा कैसा टेबल बनाना है, नथिंग स्पेशल टू राइट, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। अपने बुकलेट पे ही तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोर्ड पे लिखा है तो बुकलेट पे लिख लो। क्या बुकलेट सभी के पास है इसका? एमपी बेच अपना बुकलेट है तुम्हारे पास? है या नहीं एमपी बेच का? हाँ पहला सर है। ठीक है, क्या बुकलेट में ऐसा ही दिखा है जैसा सामने अभी स्क्रीन पर, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग वाला बुकलेट शेयर कर रखा है। हाँ सर ऐसा ही है। ऐसा दिख रहा है। ब्लू कलर का हाइलाइटर दे। जेआर के पास बुकलेट नहीं है, ठीक है। जेआर का भी शायद बुकलेट्स वगैरह आ गए, तुम कलेक्ट कर लेना एक बार। दीपक से बात करके, दीपक जी से बात करके बुकलेट कलेक्ट कर लेना, शायद आ गए जहां तक मुझे पता है। तो जेआर के पास नहीं है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, बट अभी तो तुम इस पे से स्क्रीन पे से देख ही लो। नोटबुक सामने रखो, तुम्हें लगता है कि कुछ भी पॉइंट और लिखने लायक है तो लिख लेना। ओके चलो। Surface chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of the phenomena occurring at the surface or interface, that is at the boundary separating two bulk phases. In this chapter our main emphasis will be on three important topics related to surface chemistry: adsorption, colloids and emulsion. Mainly इन पे हमारा फोकस रहेगा। Adsorption, first section. The phenomena of attracting and retaining the molecule of a substance on the surface of a liquid or a solid, resulting into the higher concentration of the molecule on the surface, is called adsorption. मैं इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ ना, ये सारे टर्म्स, उसके बाद फिर हम इस पर आते हैं। क्या तुम बोर्ड और स्क्रीन में इजीली स्विच कर पा रहे हो? यस सर। देखो, एड्सॉर्प्शन एक टर्म होता है, एब्जॉर्प्शन, एबी। जनरली ये हम काफी यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस बता देता हूं। हमारे पास एक सॉलिड पार्टिकल है, तो यार अब इस सॉलिड को तुम किसी गैस के कांटेक्ट में लाए या किसी लिक्विड के कांटेक्ट में लाए, इस सॉलिड में थ्रू आउट द बल्क वो लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अटैच हो गया। सच काइंड ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सॉरी एबी, एब्जॉर्प्शन। जब मॉलिक्यूल्स एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस पर थ्रू आउट द बल्क डिस्ट्रीब्यूट हो गए यूनिफॉर्मली, हम इसे एबी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बट we have solid and the molecules of the liquid or gas will attach only on the surface, सिर्फ सरफेस पे जाके अटैच होंगे। हाँ हो सकता है बल्क में जाएं, बट बल्क में उनका कंसंट्रेशन, उनकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो बल्क तक वो पूरे बल्क तक नहीं जा पाएंगे, हो सकता है कुछ बल्क में भी जाएं। So such kind of phenomena is called AD, adsorption. So absorption पूरा बल्क में हो रहा है, throughout the bulk uniformity is there, और एडी जो हम बात करें एडी की, एड्सॉर्प्शन की, ये सिर्फ सरफेस पे हो रहा है। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस फिनोमेना, एड्सॉर्प्शन। इज दैट ओके? दोनों में डिफरेंस क्लियर है एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन में? यस सर। द सरफेस ऑन व्हिच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिस सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है इसे कहा जाता है एड्सॉर्बेंट। The molecules which get adsorbed on the surface, it is called adsorbate.
जिस सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हुआ एड्सॉर्बेंट, जिस मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन हुआ एड्सॉर्बेट. इज दैट ओके? एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट टर्म. ये था एब्जॉर्प्शन, ये था एड्सॉर्प्शन. जिस सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हुआ वो एड्सॉर्बेंट, जिस मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन हुआ वो एड्सॉर्बेट. कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी सरफेस हमारे पास होता है, ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जिसमें बल्क में भी मॉलिक्यूल्स चला जाता है. क्लियर? कुछ रेयर एग्जांपल्स में और सरफेस पे भी मॉलिक्यूल आ जाता है, मतलब ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है. सच काइंड ऑफ केस इज कॉल्ड सॉर्प्शन. SORPTION, सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में हुआ, हम इसे सॉर्प्शन बोलते हैं. क्लियर? चलो देखते हैं अब हम इनके डेफिनेशन. कौन पढ़ेगा इसे? देवयानी हाँ सर. पढ़ना चालू करो. Adsorption से ना. Adsorption, the phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or a solid, resulting into a higher concentration of molecules on the surface, is called adsorption. As a result of adsorption, there is a decrease of surface energy. The process of removal of an adsorbed substance from the surface on which it is adsorbed is called desorption. It is the reverse of adsorption and can be brought about by heating or by reducing the pressure. क्या इतना क्लियर है? एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट पढ़ो. Adsorbent and adsorbate. The substance on the surface of which adsorption occurs is called absorbent. Adsorbent. The substance that get adsorbed on the solid surface due to intermolecular interactions are called adsorbate. Charcoal, silica gel, alumina gel are the good adsorbents because they have high porous structures and have large surface area. Colloids, on account of their extremely small dimensions, possess enormous surface area per unit mass and are therefore good adsorbents. So basically adsorbate and adsorbents, जिस surface पे adsorption हुआ वो adsorbent, जिस molecules का adsorption हुआ वो adsorbate. Some examples are given जो हम routine life में आसपास कहीं देख सकते हैं. Adsorption of a gas by a charcoal. Finely divided activated charcoal has a tendency to absorb a number of gases like ammonia, sulfur dioxide, chlorine, phosgene. In this case, charcoal acts as adsorbent while the gas molecule acts as adsorbate. Anyone can explain where we use such kind of things? Charcoal, कुछ idea? कोई example जहाँ पे use होता है? बता सकता है कोई? फायरमैन जो होते हैं, जो मास्क पहनते हैं ना, उसमें चारकोल यूज होता है बेसिकली. क्लियर? तो वहां पे चारकोल यूज होता है उस मास्क में. वो CO2 जितनी भी है वो पॉइजनस गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, CO, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है. एब्जॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाय चारकोल. एनिमल चारकोल इज यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग. डाई मतलब जिनका कलर्स होता है, कलर पार्टिकल्स, उन्हें डाई बोलते हैं. यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्यूशन. द डिस्चार्ज ऑफ द कलर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कलर्ड कंपोनेंट, जनरली एन ऑर्गेनिक डाई, गेट्स एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एब्सॉर्बेंट. डीकलराइजेशन में यूज आती है. देन अगेन सॉर्प्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है. सॉर्प्शन के डेफिनेशन में when both adsorption and absorption takes place simultaneously, जैसा मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था. Some example is also given. Then the basic difference between adsorption and absorption. एक बार खुद से पढ़ लो, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और लगता है कोई पॉइंट 4 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स में से समझना है तो बता दूंगा फिर. क्या बोल रहे हो?
ये ध्यान रखना, बस लेक्चर के बाद एक बार बैठ के अच्छे से पढ़ जरूर लेना, मतलब सेम डे पढ़ लोगे, सुनने के बाद तो चीजें जल्दी याद हो जाएगी। चैप्टर बहुत इजी है, बट हम इसे पेंडिंग ना छोड़े ना, क्योंकि वेटेज वाला चैप्टर है। हो गया आकाश, अनिकेत, अनुराग? Yes, sir. Yes. Is there any doubt in this, any one of this point, 5 points? किसी को कोई डाउट है? चले हम आगे। चलो, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये मैं अगेन बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूं। Just a minute. हमें डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन बताने हैं थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब हमें इतना ही करना है बेसिकली। फॉर एड्सॉर्प्शन, एक गैस का मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल व्हिच इज मूविंग रैंडमली इनिशियली, नाउ इट गेट अटैच्ड टू द सॉलिड सरफेस, उसकी रैंडमनेस अटैचमेंट के बाद कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? क्या होगा सर? कम होगी। कैन बी राइट, एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव फॉर देम, लिख सकते हैं साहब? हाँ सर। यस सर। डेल्टा जी तो नेगेटिव होगा ही, स्पॉन्टेनियस से खुद जाके अटैच हो रहा है, हम मॉलिक्यूल को फोर्स करके अटैच नहीं कर रहे हैं। क्लियर? we are not giving any extra energy from the external source to attach the molecule on the adsorbent surface, so adsorbent अपने आप adsorbent पे जाके अटैच हो रहा है, spontaneous process, डेल्टा जी नेगेटिव। if we see delta h होता है डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस को प्लस टी डेल्टा एस किया, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव, तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होना ही, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इज दैट ओके? ऑल थ्री आर नेगेटिव फॉर द एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। क्या इतना क्लियर है? तो हमें एंट्रोपी से हमने स्टार्ट किया, एंट्रोपी इज अपोजिंग द एड्सॉर्प्शन फिनोमेना, एंट्रोपी चेंज, बट एंथैल्पी इज फेवरिंग द एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। एंथैल्पी यदि नेगेटिव तो फेवर करेगा, एंट्रोपी नेगेटिव तो अपोज करेगा। इज दैट ओके? तेजस, तेजस्वी, प्रशांत? यस सर। Yes, sir. Even the magnitude is also written, यदि डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है तो डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो टी डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए। दोनों नेगेटिव हैं। क्लियर? Enthalpy of adsorption, it is the amount of the heat released when one mole of an adsorbate gets adsorbed on a particular adsorbent at adsorption equilibrium. It depends upon the nature of both the adsorbate as well as adsorbent. So enthalpy change, जब एक मोल किसी भी सब्सटेंस का एड्सॉर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो व्हाट डू मीन द इक्विलिब्रियम कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये हुआ, पता है एक सरफेस है, इस सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो जाता है। Now it is not necessary कि मॉलिक्यूल यहां से डी अटैच नहीं हो रहा है,
the phenomena, the process of deattachment is called desorption. उसे कहा जाता है desorption. अटैचमेंट को एड्सॉर्प्शन, डीअटैचमेंट को डिसॉर्प्शन. सो डिसॉर्प्शन भी साइमल्टेनियसली चलता है. एक गैस का मॉलिक्यूल जो इस पे अटैच हो चुका है वो फर्दर डीअटैच भी होता है. सो देयर इज अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम, अटैचमेंट एंड डीअटैचमेंट. व्हेन द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बिकम्स इक्वल, वी गेट द इक्विलिब्रियम सिचुएशन. उस टाइम पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स कवर हुए होंगे वो फिक्स हो गए होंगे. इज दैट ओके? सो उस टाइम पर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एक मोल अटैच होगा, जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एनीथिंग, उस चेंज का पर यूनिट मोल कितना होगा चेंज, हीट एक्सचेंज कितना होगा, एंथैल्पी चेंज कितना होगा. इज दैट ओके? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एक मोल जब बर्न हो रहा है, एक मोल जब न्यूट्रलाइज हो रहा है. क्लियर? तो बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एनीथिंग इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दैट चेंजेस. यहाँ पे एड्सॉर्प्शन चेंजेस है तो एड्सॉर्प्शन चेंज में कितना एंथैल्पी चेंज होगा पर यूनिट मोल. टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. तेजस पढ़ो फिजिकल एंड केमिकल. सर वो ऊपर से पढ़ना है क्या? टाइप्स ऑफ नहीं, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन फिजिकल से. टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन लिखा है वहां से. फिजिकल एड्सॉर्प्शन, when the particles of the adsorbate are okay. Type of adsorption, the adsorption is तेजस तुम्हारी वॉइस काफी कट हो रही है, रुक जाओ फिर अभी. classified into two types. Physical adsorption. Tejas, your voice is breaking. Adsorbate Tejas, by the wait. physical force. तेजस वेट, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही तो समझ में नहीं आ रही, मतलब सभी को प्रोबेबली, मतलब मुझे तो नहीं आ रही. रुक जाओ फिर, मैं किसी और को बोलता हूँ. देवदत्ता. Types of adsorption. The adsorption is classified into two types. Physical adsorption, that is physioabsorption, when the particles of the adsorbate are held to the surface of the adsorbent by the physical forces such as van der Waals forces. The adsorption is called physical adsorption or van der Waals adsorption. Chemical adsorption, that is chemical sorption, when the molecules of the adsorbent are held to the surface of the adsorbent by the chemical forces. The adsorption is called chemical. So सिंपल सा लॉजिक के नाम से क्लियर होता है. फिजिकल एड्सॉर्प्शन, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल. सो जहां पे सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फिजिकल, जहां पे केमिकल बॉन्ड बना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, केमिकल एड्सॉर्प्शन. इज दैट ओके? नाउ वी नीड टू सी डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. सो कुछ डिफरेंस है बेसिक से इनमें. यदि हम बात करें नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन की, फिजिकल में वीक होगा, डेफिनेटली वीक वैन डर वाल्स फोर्स से. केमिकल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग एड्सॉर्प्शन होगा. एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन दोनों में ही नेगेटिव होती है, बट कम नेगेटिव होगी फिजिकल में, ज्यादा नेगेटिव होगी केमिकल में, क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इज दैट ओके? सेकंड पॉइंट, मोर क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग अट्रैक्शन, ज्यादा नेगेटिव. हर्षल, हर्षिता, जयन, करण, इज दैट ओके? सेकंड पॉइंट. तीन चार बच्चों का नाम लिया, सब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Next, third, reversibility of adsorption. Reversible and occur rapidly. Physical adsorption reversible है, fast भी है, clear? Irreversible and occur slowly. Chemical bond उतना fast नहीं बनता है. We need to supply some activation energy. जब तक हम उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक नहीं लेके जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे, केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा. बट एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, हम केमिकल बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इरिवर्सिबल.
सो रिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम जनरली कहां पे आता है? फिजिकल में, नॉट इन केमिकल। जो वीक है उसमें रिवर्स डायरेक्शन में भी चेंज होगा, जो स्ट्रॉन्ग है उसमें रिवर्स डायरेक्शन में चेंज इजीली नहीं होगा। क्लियर? टेम्परेचर एट विच एड्सॉर्प्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड, मोर फेवर्ड, more occurred, we can say occurred up to large extent. Low temperature for physical, chemical के लिए high temperature. क्या तुम बता सकते हो दोनों में क्या expected था? According to thermodynamics, gives free energy change, spontaneity. Low temperature favor होना चाहिए था दोनों में, high temperature. The change is exothermic. एक्सोथर्मिक चेंज पे हम लो टेम्परेचर रखते हैं, हाई टेम्परेचर रखते हैं, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। धनंजय, क्या होना चाहिए था दोनों में? लो टेम्परेचर होना चाहिए ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, राइट? तो फिजिकल में तो लो समझ में आता है टेम्परेचर, क्लियर? ये हाई टेम्परेचर क्यों केमिकल में आ गया? केमिकल में हाई टेम्परेचर, हाई नहीं बोल सकते, एक बोल सकते अप टू अ सर्टेन लेवल, मॉडरेट टेम्परेचर। और इसका लॉजिक हमने पहले भी देखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ रिएक्शंस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वी नीड टू मेंटेन अप टू अप्रोप्रिएट टेम्परेचर टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, पुराने इंटरेक्शन, पुराने बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें एक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। इज दैट ओके? केमिकल में हाई टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड है? होना तो चाहिए था लो, क्लियर? बट इसमें हाई या मॉडरेट बोल सकते हैं हम, क्लियर? इवन टेम्परेचर ग्राफ इज गिवन, द लास्ट ग्राफ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मैं बोर्ड पे से एक्सप्लेन करता हूं। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ग्राफ से शो कर रखी है, ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी दे रखा है। बोर्ड पे देखना, x by m is extent of adsorption। यहां पे जो x है, इट इज द मास ऑफ द एड्सॉर्बेट व्हिच गेट्स एड्सॉर्ब्ड। वो मास एड्सॉर्बेट का जो एड्सॉर्ब हो चुका है पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ये होता है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। इफ यू वांट यू कैन राइट देयर ना इन बुकलेट इटसेल्फ, क्योंकि वहां लिखा हुआ नहीं। और x होता है वेट और मास, एक ही बात है केमिस्ट्री में, मास ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड। जो मास एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्ब हो चुका है, और ये मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, कितना मास एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्ब हुआ है पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। सो x by m को हमने लिया y एक्सिस के अलोंग, टेम्परेचर इज अलोंग x एक्सिस। फिजिकल के लिए ग्राफ ऐसा था, which is expected one. If you increase the temperature, extent of adsorption decreases, क्योंकि इक्विलिब्रियम चेंज है, इक्विलिब्रियम चेंज में होगा ये एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट कम होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। केमिकल में ग्राफ कुछ हमें ऐसा दे रखा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, क्लियर? दिस वन इज एक्सपेक्टेड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्राफ एक्सपेक्टेड था, टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सटेंट कम होना चाहिए, जैसा यहाँ पे कम हो रहा है। बट दिस पार्ट इज अनएक्सपेक्टेड, ये वाला पार्ट हमारा अनएक्सपेक्टेड पार्ट है, क्लियर? So initially when we are increasing the temperature, we are providing activation energy, we are breaking the initial chemical bonds ताकि वो नए chemical bond बना सके, इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर लगेगा, इस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एक्सटेंट होगा एड्सॉर्प्शन का। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है भी ग्राफ? चाहो तो वहां पे इतना हाईलाइट करके लिख सकते हो, इन दिस जोन वी आर प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी, इन दिस जोन वी आर प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड वन। स्पेसिफिसिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन, स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है बेसिकली एक मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि किसी पे भी जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। स्पेसिफिक है मतलब अमोनिया का मॉलिक्यूल चारकोल पे एड्सॉर्ब होगा, दूसरे पे एड्सॉर्ब नहीं होगा। सो स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे, फिजिकल नॉट स्पेसिफिक, जनरली टेक्स प्लेस ऑन ऑल द सरफेस,
because there is no chemical bond formation takes place. जबकि दूसरा वाला हाईली स्पेसिफिक होगा क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे. केमिकल बॉन्ड्स किसी भी दो सब्सटेंस के बीच में नहीं बनते ना, मतलब अलग अलग नेचर होना चाहिए. मेटल विल नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद द मेटल्स. ऐसा है नॉन मेटल केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते. इन जनरल मेटल नहीं बनाते. सो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहा, उनकी एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस रहा, तब केमिकल बॉन्ड बनता है ताकि दोनों सेटिस्फाई कर सके. इज दैट ओके? नाइट्रोजन फास्फोरस का बॉन्ड नहीं बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बनेगा. Then the nature of adsorbed layer, multi-layer बनेगा फिजिकल और मोनोलेयर बनेगा केमिकल. इसको भी मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं. पहले हम दूसरे दो पॉइंट देख लेते हैं. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो फिजिकल में, क्योंकि हमें कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, बनाना नहीं है. और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सिग्निफिकेंटली हाई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. इजी ऑफ डिसॉर्प्शन, easy since van der Waals force are involved, not easy since chemical forces are involved. क्या सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट पॉइंट क्लियर है सभी को? मोनिश, मुस्कान, नरेश, इज दैट ओके? Yes, हाँ sir. सर. कौस्तुभ का कुछ तो मैसेज है कि कुछ उनके मेडिकल के बुकलेट में थोड़ा सा डिफरेंट वे में दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब कंटेंट विल बी डेफिनेटली सेम, कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है. तुम अभी इसमें से जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, मतलब वो समझ लो, उसमें से ही पढ़ो, उसके बाद अपना बुकलेट भी पढ़ लेना. मतलब एक ही चीज है ना, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में, बस कंटेंट तो सही नहीं होगा. और इवन इफ यू वांट यू कैन हैव दिस बुकलेट आल्सो, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा तुम्हें, तो कंफ्यूज मत हो, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है. एक बार सुन लो, उसके बाद अपने बुकलेट से लेक्चर के बाद अच्छे से पढ़ लेना, या इससे पढ़ना है तो इससे भी पढ़ लेना. अब मुझे एक्सप्लेन करना है मल्टी लेयर एंड मोनोलेयर. होना तो ये चाहिए था, केमिकल बॉन्ड में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मल्टी लेयर उसमें बनना चाहिए था, बट ये तो फिजिकल में बन रहा है, थोड़ा सा अलग हो रहा है एक्सपेक्टेशन से. देखना क्या होता है. केमिकल बॉन्ड जब बनता है, केमिकल बॉन्ड दो सब्सटेंस में तब बनेगा जब दो सब्सटेंस के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ जितना होगा. उनके बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ जितना है तो केमिकल बॉन्ड बनेगा. एक केमिकल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, लेट से एक लेयर पूरी बन गई केमिकल बॉन्ड की सरफेस पर, एड्सॉर्प्शन हो गया. नाउ इफ वी सी द सेकंड लेयर, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सरफेस इज लार्जर देन देयर बॉन्ड लेंथ. उनका जो बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगा. यदि बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगा तो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे. जब भी केमिकल होगा एक सिंगल लेयर बनेगी. अब फिजिकल की बात करें, सो देयर इज सम van der Waals weak force of attraction, there will be more weakness in the force of attraction, but still some force of attraction will be there between surface and the second layer, third layer, fourth layer and so on. Force of attraction अभी भी कुछ कम हो जाएंगे, but chemical bond या तो होगा या नहीं होगा. मतलब there is no such kind of force of attraction कि वो कुछ रेंज तक जाए. केमिकल बॉन्ड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही बनता है, उससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस क्या केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा. क्या इतना समझ में आता है हमें? सर रिपीट कीजिए ना. केमिकल बॉन्ड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा होगा तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा. क्लियर? होता है स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसा नहीं है कि हम यहां पर और सेकंड लेयर पर, मतलब ये इसके कांटेक्ट में नहीं है तो कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. केमिकल बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो केमिकल बॉन्ड कभी भी सेकंड थर्ड लेयर से नहीं बन पाएगा. जहां पे हम van der Waals फोर्स की बात करें, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें, we can have certain force of attraction between surface and the second, third, fourth layer. Clear? Force of attraction थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, but still we can have some value. तो इसलिए वो मल्टी लेयर होगा फिजिकल और केमिकल सिंगल लेयर. क्या अभी क्लियर है? हाँ सर. सर. हाँ बोलो. हाँ सर, वो x बाय m जो है, तो m मतलब मास ऑफ एड्सॉर्बेंट ना. हाँ, नीचे मास हाँ, ऑफ तो वैसे- एड्सॉर्बेंट, x is the mass of adsorbate which get adsorbed. हाँ, तो फिर सर वो एड्सॉर्बेंट का मास एड्सॉर्प्शन के पहले या बाद में? देखो उसको ऐसा इंटरप्रेट करो, देखना बोर्ड पर. ये एड्सॉर्बेंट सरफेस है जिस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है. क्लियर? इस सरफेस पे जब एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो मैं एक्सटेंट को कैसे डिफाइन करूं?
कितने मॉलिक्यूल्स आके कितना वेट एब्जॉर्ब, एक टेस्ट पे एब्जॉर्ब हो गया है। क्लियर? एक केस लिया मैंने, अब एक केस लेने मैंने से डबल साइज का मॉलिक्यूल ले लिया। So definitely it is better to define mass of the adsorbate adsorb per unit mass of the adsorbent। अब तुम कितना भी ले लो, एक यूनिट मास पे कितना एब्जॉर्ब हुआ है, यदि हम वैसे डिफाइन करेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट हमें समझ में आएगा कि एक्सटेंट ज्यादा है या कम है, बजाय इसके कि ओवरऑल साइज बड़ा होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना ही है, बट एक्सटेंट मतलब हम पर यूनिट मास डिफाइन कर रहे हैं। सो एब्जॉर्बेंट का तो मास जो है फिक्स है, हमने लिया 10 ग्राम, अब उस पर एब्जॉर्बेट कितना एब्जॉर्ब हुआ है डिवाइडेड बाय 10 ग्राम, तो पर यूनिट मास आ गया 1 ग्राम पे इतना एब्जॉर्प्शन। क्या अभी क्लियर है? हाँ सर। कॉम्पिटिटिव एब्जॉर्प्शन, कंपटीशन। कुछ मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट रेट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर मॉलिक्यूल्स। लेट से ए मॉलिक्यूल्स का बी मॉलिक्यूल से एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा है, एक सरफेस पे बी मॉलिक्यूल ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है, तो जब ए आएगा ए बी को रिप्लेस कर देगा, कॉम्पिटिटिव बी को रिप्लेस किया, आपको एक ही जगह पे आ गया, इसे बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एब्जॉर्प्शन। चलो कौन पढ़ेगा? मुस्कान। Yes, sir. Competitive adsorption. When an adsorbent is in contact with more than one species, there will be a competition between them to get absorbed on the surface of the adsorbent. The one that is more strongly adsorbed gets deposited first in the preference to the others. Further, a strongly adsorbed surface may displace a weakly adsorbed substance. Example, NH3 can displace O2 or N2 from the surface of charcoal. क्या अमोनिया में नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है? क्या अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कर सकता है, बट O2 N2 में तो डायपोल होता ही नहीं है, तो अमोनिया का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर पॉसिबल है इन कंपैरिजन टू O2 and N2। तो अमोनिया O2 N2 को रिप्लेस कर देता है चारकोल के सरफेस पे से, जहां पे पहले O2 N2 अटैच था खुद जाके अटैच हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? Is that okay? Dhananjay, Ditiksha, Kostuk, Clancy? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मुस्कान कंटिन्यू। Adsorption of gases on solids. The extent of adsorption of a gas on a solid surface is affected by the following factors. First, the nature of the gas, that is the nature of the adsorbent. The easily liquefiable gases such as HCl, NH3, Cl2, etc. are adsorbed more than the permanent gases such as H2, N2 and O2. The ease with which a gas can be liquefied is primarily determined by its critical temperature. Higher the critical temperature Tc of a gas, the more easily it will be liquefied and therefore more readily it will be adsorbed on the solid. तुम कहाँ पढ़ रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। सर हमारी मॉड्यूल में ऐसे ही दिया हुआ था। एक मिनट, तुम थ्योरी मॉड्यूल से क्यों पढ़ रही हो? स्क्रीन शेयर दिख रही है, नहीं दिख रही अभी? हाँ सर। एक्चुअली कंफ्यूज मत हो, अगेन तुम्हारा जो मॉड्यूल है थोड़ा सा अलग हो सकता है, अगेन कंटेंट मतलब उसका लैंग्वेज अलग हो सकती है, उतना डिफरेंस हो सकता है बस। बट अभी जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें जो स्क्रीन शेयर है उसी से करना है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मतलब मैं कुछ और देख रहा हूँ, बच्चे कुछ और देख रहे हैं, तो कुछ और पढ़ रही, पता ही नहीं चल रहा है, तो कंफ्यूज मत हो। ड्यूरिंग द लेक्चर जो मैंने स्क्रीन पे शेयर कर रखा है उसी को देखना है। लेक्चर के बाद तुम उसे पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम देखोगे कि बस लैंग्वेज अलग है, कंटेंट विल बी डेफिनेटली सेम, मतलब कंटेंट कहीं कुछ अलग नहीं बना होगा। ठीक है? हाँ सर। The absorption of gases on the solid, हम ये देख रहे हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी गैसेस के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला, नेचर ऑफ गैस। द इजीली लिक्विफाइबल गैस सच एज HCl, अमोनिया, मतलब जिनमें डायपोल है क्लियर, या जो हेवी है Cl2 एक्सेट्रा, आर एब्सॉर्ब मोर देन परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस मतलब जो इजीली लिक्विफाइड नहीं होती उन्हें परमानेंट गैसेस बोल दिया जाता है, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होते हैं। H2, N2, O2. Extent of absorption is directly proportional to critical temperature. Critical temperature होता है 80/27 RB। A के प्रोपोर्शनल होता है, A डिनोट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को।
यार जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब उतने हाई टेम्परेचर पे वो लिक्विफेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे होंगे. So easy of liquefaction is proportional to critical temperature. Both are proportional to van der Waals constant A. Real gases के लिए जो हमने डिफाइन किया था, क्लियर. तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हमें 4. सबसे ज्यादा एक्सटेंट किसका होगा? SO2 का, देन CO2, देन CH4. सबसे कम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा H2 का. क्या इतना क्लियर है? सर सब मोर. हाँ, सर परमानेंट गैसेस मतलब? परमानेंट गैसेस मींस परमानेंट गैसेस जो गैसेस फॉर्म में परमानेंट रहती हैं, मतलब इजीली लिक्विफाइड नहीं होती हैं कंप्रेस करने पर, जिनका जो मेल्ट हम बोले मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होता है, परमानेंट गैसेस. इज दैट ओके? हाँ सर. परमानेंट इन गैसेस फॉर्म, लेस टेंडेंसी टू लिक्विफाइड. लिक्विफाइड तो होती है बट लेस टेंडेंसी. नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, डेफिनेटली जिस सरफेस पे एड्सॉर्बेंट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा. ऐसा नहीं कि एक गैस हर सरफेस पे इक्वली एड्सॉर्ब हो जाएगी. सो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट देखा, अब नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे आ गए हम. द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. एक्टिवेटेड चारकोल, मेटल ऑक्साइड एंड क्ले कैन एब्सॉर्ब gases which are easily liquefied. Gases such as H2 and N2O2 are generally absorbed on finely divided transition metal, nickel and cobalt. मतलब जो गैसेस इजीली लिक्विफाइड हो रही हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल पे जाके एब्सॉर्ब हो रही हैं. बट यदि हम बात करें परमानेंट गैसेस की तो ये ज्यादा एब्सॉर्प्शन होता है मेटल पर. उनका मेटल पे एब्सॉर्ब होने का रीजन दूसरा होता है, उनमें कुछ होल्स होते हैं, वो उसमें जाके ट्रैप हो जाते हैं. क्लियर? मतलब अलग अलग मेटल पर अलग अलग गैसेस का एब्सॉर्प्शन पॉसिबल है. ऐसा नहीं है कि हर सरफेस पे एक ही गैस का एब्सॉर्प्शन फेवर्ड होगा. क्या इतना क्लियर है? क्या हमें ये समझ में आता है एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. ग्रेटर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस अवेलेबल फॉर द एब्सॉर्प्शन, ग्रेटर विल बी एक्सटेंट. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बेटर होगा एब्सॉर्प्शन के लिए. देन एक्टिवेशन ऑफ एब्सॉर्प्शन. Metallic adsorbent are activated by the mechanical rubbing or by subjecting it to some chemical reaction to increase the absorbing power of adsorbent. They are subdivided into smaller pieces. As a result, the surface area is increased and therefore the absorbing power increases. Activation of adsorbent का क्या मतलब होता है? बोर्ड पे देखना, आप स्विच कर लो स्क्रीन चाहो तो 2 मिनट. मेरे पास एक मेटल सरफेस है, ये एक एड्सॉर्बेंट सरफेस है. इस सरफेस पे मैं इसको एब्जॉर्प्शन में यूज कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स आके एब्जॉर्ब हो गए. क्लियर? इस पे से फिर मैंने कुछ मॉलिक्यूल रिमूव किए, फिर वापस एब्जॉर्प्शन किया. द वर्ड एक्टिवेशन मींस इफ वी आर यूजिंग द सेम सरफेस फॉर रिपीटेशन एब्जॉर्प्शन, रिपीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, मैं इस पे बार-बार एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करवा रहा हूं, मुझे इसमें से पहले डी अटैचमेंट वाला प्रोसेस करना होगा. लेट से सिंपल सा लॉजिक है, जो मास्क आता है हम फायरमैन जो यूज करते हैं, क्लियर, जहां पे काफी धुआं सा होता है, जब वो एक बार उसमें जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ गैसेस एब्सॉर्ब हो गई होंगी. अब उसका 50% सरफेस लेट से ऑलरेडी कवर हो गया है, तो बचा कितना? 50% बचा. क्या वो सेकंड टाइम उतना ही अच्छे से काम करेगा जितना फर्स्ट टाइम न्यूली कर रहा था? डेफिनेटली नॉट. तो हम क्या करेंगे जब वहां से बाहर आएंगे, जब सब कुछ चीजें नॉर्मल होगी, जाकर वो सबसे पहले उसे डिसॉर्प्शन प्रोसेस करते हैं. The process of desorption is called activation process. हम उसे वापस से एक्टिव बना रहे हैं जो पैसिव मोड में चला गया था, ताकि वो एक्टिवली गैसेस को फर्दर एब्सॉर्ब कर सके जब हम उसी इन्वायरमेंट में फर्दर जाएं. So activation means to increase the activity of adsorbent surface by removal of adsorbate molecules. जिसको ऑलरेडी एब्सॉर्ब मॉलिक्यूल है उसको रिमूव करना केमिकल रिएक्शंस के थ्रू किया जाता है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, हीट करके भी किया जाता है. हीट करोगे मॉलिक्यूल डीअटैच हो जाएंगे. क्लियर? सो जो भी प्रोसेस उसके थ्रू किया जाता है. वन मोर वे, हम इस पार्टिकल का, इसका सरफेस एरिया है 1 2 3, ये 3 सरफेसेस दिख रही है, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं 2 पार्ट में. ये वाला सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ये वाला सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. मैं इसको और ब्रेक कर देता हूं, फर्दर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया.
कैन वी से दैट इफ वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम उसको छोटे साइज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, as we are increasing the number of particle, as we are decreasing the size of the particle, the surface area is increasing for the given mass of the substance. जो भी given mass है उस substance का जो surface area है वो increase होता चला जाएगा. So जो second point में लिखा है, to increase the absorbing power of adsorbent, they are subdivided into smaller pieces, ताकि उनका surface area increase हो, उनका जो capacity है वो increase हो जाए absorption करने की. Is that okay? क्या इतना क्लियर है? आयुष, आंचल, अदिति? Yes, sir. इसलिए काफी बार इंडस्ट्रीज में जो कैटलिस्ट होते हैं ना, कैटलिस्ट को हमेशा पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है ताकि वो ज्यादा सरफेस प्रोवाइड कर सके, उनकी एक्टिविटी ज्यादा हो, कम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट में ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन मिले, ज्यादा प्रोडक्शन हो. और कैटलिस्ट सबसे वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मटेरियल इन इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा कॉस्टली कैटलिस्ट ही होते हैं, तो उनका कॉस्ट मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है इकोनॉमिकली. देन आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. पूरा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं सब कुछ. यू कैन जस्ट रीड द होल थिंग्स. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बाय योर ओन, सभी पढ़ लो एक बार. और अगेन मेडिकल बेच कंफ्यूज मत होना, एमपी बेच इसमें से ही पढ़ना है जो स्क्रीन पे शेयर कर रखा है. जैसा एक्सप्लेन किया था वही सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर. डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, बोथ आर सेम. और ये कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रॉ किए गए आइसोबार. कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कर्व ड्रॉ किए जाते हैं उसे आइसोथर्म बोलते हैं. हो गया? अनुष्का, अनुराग, अनिकेत? Yes, sir. Yes, sir. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. जनरली हम गैसेस का एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन द सॉलिड सरफेस. चलो इसको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं. यू कैन स्विच द स्क्रीन, बोर्ड पे समझ लेना अच्छे से. एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर. जैसे से हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैसेस का, गैसेस को प्रेशराइज करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल गैसेस के सॉलिड के कांटेक्ट में आएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा. सिंपल सा लॉजिक है. एक सब्सटेंस पे अटैच करना है, तुम प्रेशर बढ़ा दो गैसेस का तो ज्यादा अटैचमेंट होगा, प्रेशर कम करो तो अटैचमेंट कम होगा, ऐसा होगा. क्लियर? सो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर. इनिशियली ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है और लो रेंज ऑफ प्रेशर. प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मतलब कुछ ऐसा होगा. X by M is proportional to pressure power 1 for the small range of pressure. Clear? Second case में X by M फिर proportional होता है P to the power 1 by N. मतलब P के पावर में थोड़ा सा कम होता है, N is greater than 1. यहाँ पे N greater than 1 हो जाता है. So N greater than 1 हो गया, मतलब X by M का ग्राफ ऑफ प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव करने लगेगा, कुछ इस तरफ मूव होने लगता है. Then at pressure which is greater than saturation pressure, X by M is proportional to
P to the power 0, मतलब यहाँ पे इंफिनिटी हो जाता है। एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है और उस पर्टिकुलर प्रेशर को हम बोलते हैं इस प्रेशर के बाद सैचुरेशन प्रेशर। मतलब ऐसा नहीं कि तुम प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा, उसकी एक लिमिट है। जैसे ही वो सरफेस पूरा कवर हो गया, जैसे ही सरफेस पूरा कवर हो गया, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि अब उससे ज्यादा कैसे होगा। या मान लो 10 लेयर भी बनी, 10 लेयर बन गई, पूरा सरफेस कवर हो गया, तुम फर्दर प्रेशर इंक्रीज करोगे, द एक्सटेंट विल नॉट इंक्रीज। सो एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर। तो पहले स्ट्रेट लाइन, यहां पर तुम देखोगे 1/n n is 1, यहाँ पे n ग्रेटर देन 1, 1 से इंफिनिटी के बीच में होगा, और यहाँ पे n इंफिनिटी होगा, 1/infinity p to the power 0 इंडिपेंडेंट। क्या समझ में आता है ग्राफ? एक्सटेंट इंक्रीज होता चला जाएगा और एक पर्टिकुलर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंट व्हिच वी कैन ऑब्टेन। क्या ग्राफ क्लियर है? So what that n is representing? N is some number which varies in the different pressure zone. In the initial pressure zone, n is 1, and then in the moderate pressure zone, n is greater than 1, and after saturation pressure, in the higher pressure range, n is infinity. मतलब प्रेशर पे डिपेंडेंसी का एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड रिलेशन नहीं है, एन वेरी कर रहा है तो रिलेशन भी थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है। तो पहले 1 था, फिर धीरे धीरे वो प्रेशर एक्सिस पे जा रहा है, फिर एक्सटेंट कांस्टेंट हो गया। तो अब ऐसा नहीं कि प्रेशर बढ़ेगा तो हमेशा ही बढ़ता रहेगा। इज दैट ओके? अच्छा, यहां पे ना थोड़ा सा गलत दे रखा है। तुम थर्ड लाइन में देखोगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर में x इज द मोल ऑफ एड्सॉर्बेंट, इट इज नॉट मोल, इट इज मास ओनली। मास ऑफ एड्सॉर्बेंट इन मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, वो x मोल दे रखा है विच इज नॉट करेक्ट। हो सकता है तुम्हारे पास नया बुक हो तो उसमें करेक्ट कर दिया हो, बट ये पुराना बुकलेट है मेरे पास, इसमें गलत दे रखा है। उन्होंने नीचे सही दे रखा है, where x is mass of adsorbent, mass of adsorbent। और यही रिलेशन जो हमने बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया है, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक ने रिलेशन सजेस्ट किया था जो पूरा डिटेल में दे रखा है। स्ट्रेट लाइन डिपेंडेंट ऑन पावर ऑफ प्रेशर, यहाँ पे 1/0 और 1 के बीच में, मतलब n 1 से बड़ा है, n 1 से बड़ा होगा तभी 1/n 1 से छोटा होगा, राइट। और फिर फाइनली हायर प्रेशर पे x/n कांस्टेंट है, p से इंडिपेंडेंट। You can just read the Freundlich adsorption isotherm, 3 lines in this table. Already board पे पूरा explain कर चुका हूं। यही एक मैथमेटिकल रिलेशन मुझे ध्यान है जो इस चैप्टर में है, x/m equal to kp to the power 1/n। अब तुम log लेके भी इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना, log x/m equal to 1/n log p plus log k। मतलब रिलेशन है, उसके बाद उसका मॉडिफाइड फॉर्म तुम देख सकते हो। हो गया नीरज, पलक, पवन, पढ़ लिया इतना? हाँ सर। अब जैसे रिलेशन भी है ना, मैथमेटिकल रिलेशन, जब तुम लेक्चर के बाद पढ़ोगे तो उसको खुद से लिख के भी देखना है हमें। देखो लॉग लेकर वो ग्राफ ड्रॉ किया है। इफ यू टेक द लॉग बोथ द साइड, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। सो log x/m एंड log p का स्ट्रेट लाइन रिलेशन आ रहा है विद स्लोप 1/n। इसमें एक assumption लिया गया है 1/n फॉर अ गिवन प्रेशर रेंज इज कांस्टेंट, अदरवाइज n वेरी करता है। क्लियर? 1/n हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है फॉर अ गिवन प्रेशर रेंज, जिसमें हम ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। और ये सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर के लिए वैलिड है रिलेशन, इट इज नॉट वैलिड फॉर मल्टी मोलिकुलर लेयर।
Is that okay? सिर्फ इसमें उस इक्वेशन का लॉग लिया है, इतना ही है. लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म सिलेबस में नहीं है, खुद से पढ़ना चाहो उसके बाद तो पढ़ लेना. ये क्वेश्चन इसमें से जो बन सकता है वो सिर्फ इतना बन सकता है, एडवांस में कुछ पैराग्राफ डिफाइन करके वो क्वेश्चन बना सकते हैं. तो जेई के बुकलेट में होगा, आई थिंक मेडिकल के बुकलेट में तो होगा भी नहीं है, तो खुद से देख लेना इसका एक बार चाहो तो. मैं नहीं करा रहा हूं ना अभी. Then the next and the last one is adsorption from the solution. चलो इसको मैं बोर्ड पे बताता हूं, बोर्ड पे देखना. अभी हम देख रहे थे adsorption of gases from the adsorption of gases on a solid surface. Now the adsorption of solute particle from a solution on the solid surface. एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, इंक, ब्लू इंक. जो इंक आती है वो इंक बेसिकली उसमें कुछ कलर पार्टिकल्स हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वाटर में मिक्स होते हैं, वो सॉल्वेंट है. व्हेन वी डीप अ चॉक, व्हाइट चॉक को उसमें इफ वी डीप इन दिस इंक, वो जो इंक में कलर पार्टिकल्स है वो सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होने लगेंगे. क्लियर? और जो एब्जॉर्प्शन होगा, इवन तुम फर्दर चॉक उसमें डिप करते जाओगे वो एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे डीकलराइज भी होती जाएगी, उसका कलर लाइट होता चला जाएगा. तो जैसे से वो कलर लाइट होते जाएगा, अब एक्सटेंट इस पे कम होने लगेगा. greater the solid particle in the solution, greater will be extent of adsorption. Extent of adsorption is directly proportional to concentration power n. सिर्फ और सिर्फ लास्ट फ्रेंडलिक में इसमें ये डिफरेंस आया है, यहाँ पे प्रेशर था, यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गया है. वहां पे गैस का प्रेशर, यहाँ पे कंसंट्रेशन फॉर द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन. सिर्फ बाकी सारे रिलेशन, सारे ग्राफ सिमिलर वे में होंगे. तो उसका इंटरप्रिटेशन वैसा ही होगा जैसा गैसेस का सॉलिड पे था, सिर्फ प्रेशर को कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर देंगे. लोअर कंसंट्रेशन पे n1, हायर कंसंट्रेशन पे n1 ग्रेटर देन 1, एंड फॉर वेरी वेरी लार्ज कंसंट्रेशन n इज इंफिनिटी, जैसा प्रेशर में था. इज दैट ओके? चेक करो क्या ऐसा ही कुछ लिखा है. रीड दिस 3 पॉइंट्स. रिद्धि, रितिका, रिया, हो गया है? Yes, sir. Then there are some application of adsorption जो हम रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं. अगेन इसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, बट एनसीईआरटी में ये एप्लीकेशन दे रखा है. एप्लीकेशन पे बेस्ड फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस किसी ना किसी चैप्टर से आते ही हैं. सो यू कैन गो थ्रू दिस एप्लीकेशन. जब पढ़ोगे लेक्चर के बाद तो एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ लेना. इसमें कुछ भी ऐसा बहुत एक्सप्लेनेशन का नहीं है ना, बट हमें ध्यान रखना है जो भी एप्लीकेशंस, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं ना इसमें से. हो सकता है एक क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन भी आ जाए. Then the second part is catalyst. First adsorption complete हुआ, 3 पार्ट में से second catalyst है. Catalyst use in 1835 used the word catalyst first time for the some substance which alter rate of chemical reaction and themselves remains chemically and quantitatively unchanged after the reaction, and the phenomena is known as catalyst. Catalyst will not create any difference in the chemical reactions. Chemical reactions जो भी reactant product है उनमें कोई भी चेंज नहीं करेगा, but rate of reaction को बढ़ा देता है, उसे हम catalyst बोलते हैं. Clear? हमने बढ़ाई है catalyst which can increase the rate of reaction without disturbing initial and final reactant products. Homogeneous catalyst.
catalyst and all the reactants are in the same phase. जब सारे reactant और catalyst same phase में इस product को count नहीं करेंगे ना, ये गैस catalyst गैस, liquid यहाँ पर ये aqueous liquid. So when all the reactants and catalysts are in the same phase, we call it homogeneous catalyst. Heterogeneous, when all the catalysts and the reactants are not in the same phase. कोई भी अलग-अलग phase में हो गए reactants और catalysts में से, तो heterogeneous. Simple है homogeneous, heterogeneous. Just check the example. Nothing to explain. मतलब कैटलिस्ट वाला पार्ट ऑलरेडी हमने पहले किया है कवर, काफी सिंपल सा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है. एक दो टर्म जरूर नए आएंगे जो मुझे एक्सप्लेन करना है. Then the types of catalyst. If we are talking about only catalyst, then it is positive one. Positive catalyst. Positive catalyst which can increase the rate of reaction. Then we have one term, negative catalyst. Negative catalyst which can decrease the rate of reaction. Catalyst का opposite काम कर रहे हैं, negative catalyst. Auto catalyst is an induced catalyst. Autocatalysis is one of the product we have as catalyst for the reaction and increase the rate of reaction. Then this phenomena is called autocatalysis. One of the example, hydrolysis of ester. इसमें acetic acid बन रहा है. जो acetic acid बन रहा है, acid ये reaction acid catalyzed reaction है. तो एक product ही catalyst जैसा behave कर रहा है. इसे बोला जाता है autocatalyzed reaction. जैसे से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ेगा, रेट फर्दर बढ़ता चला जाएगा. होना तो ये चाहिए कि जैसे से रिएक्टेंट कम हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होना चाहिए था, बट इसमें ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन में रेट बढ़ता है. इसका ग्राफ मैं बोर्ड पे ड्रॉ करके बताता हूं. अभी पहले इंड्यूस कैटलिस्ट देख लेते हैं. व्हेन वन रिएक्शन catalyzes another reaction, then this phenomena is called as induced catalysis. मतलब एक रिएक्शन नॉर्मल प्रोसीड हो रहा है अपने रेट से, बट उसी वेसल में यदि दूसरा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा तो उसका रेट बढ़ जाता है. और उसके रीजन ये हो सकते हैं कि हो सकता है वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर रहा हो रिएक्शन, मतलब कुछ इस टाइप के रीजन हो सकते हैं. सो इंड्यूस्ड कैटलाइज्ड, द रेट ऑफ वन ऑफ द रिएक्शन इज नॉर्मल in absence of other reactions, but if its rate increases in presence of other reaction, we call it induced catalyzed reaction. Clear? चलो मुझे ग्राफ बताना है ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन का. रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम. पहले रेट नॉर्मल था, जैसे से प्रोडक्ट बना रेट फर्दर इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने के बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे रेट सडनली ड्रॉप हो जाएगा जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का पूरा खत्म हो जाएगा. सो इसमें रेट कम होने के बजाय रेट बढ़ता है जैसे से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. रेट वर्सेस टाइम ग्राफ. इज दैट ओके? चाहो तो ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए. देन प्रोमोटर्स एंड एक्टिवेटर्स नाम से ही क्लियर होते हैं. प्रोमोटर्स जो कैटलिस्ट को प्रोमोट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर. कुछ बीच में नहीं अटक रही ना? ऐसा किसी को इश्यू तो नहीं आ रहा है? सही, साई, समृद्धि, are you getting my voice properly? सानिका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है. मीत, तुम्हारे एंड से कुछ प्रॉब्लम है जो हमेशा ही रहता है, कोई नई बात नहीं है. तुमने लिखा आवाज रुक रुक कर आ रही है. सो मीत, तुम्हारे एंड से कुछ नेटवर्क इशू रहा होगा. चलो. सो प्रोमोटर्स जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट को प्रमोट करते हैं, प्रोमोटर. पॉइजन्स और एंटी कैटलिस्ट जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं. मतलब नाम से ही काफी कुछ क्लियर होता है. प्रोमोटर्स जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, पॉइजन्स और एंटी कैटलिस्ट जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं.
हाँ, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये इनके जैसे 6 एग्जांपल्स हैं प्रोमोटर्स और एक्टिव पॉइजन्स के। इन 6 में से इट माइट बी पॉसिबल एनसीईआरटी में 2-3 दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है, तो ये एग्जांपल जरूर फिर हमें थोड़े ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जांपल जितने एनसीईआरटी में वहां तो कुछ आ ही सकता है डेफिनेटली। सो यू कैन सी दिस चेंजेस, यहाँ पे मोलिब्डेनम प्रोमोटर है, कॉपर प्रोमोटर है, Cr2O3 प्रोमोटर है। They are not catalyst, but they can increase or decrease the rate of reaction. वो catalyst को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स मेनली तुमने जब पढ़ोगे खुद से तो थोड़ा ध्यान रखना है, लिख के लिख लेना चाहो तो एग्जांपल्स। Characteristics of catalyst, again they increase the rate of reaction, they do not participate in the reactions, वो सब कुछ चीजें हैं यहाँ पर कैटलिस्ट को लेकर जो ऑलरेडी हमने पहले देखा है, खुद से पढ़ लेना तुम एक बार। ये हाईली स्पेसिफिसिटी का भी बता दिया, ऐसा नहीं कि कोई भी कैटलिस्ट कहीं भी यूज आ जाएगा, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट उस पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेगा, सारे रिएक्शन को नहीं करेगा, तो उसे बोला जाता है दे आर हाईली स्पेसिफिक। मतलब ये देख लेना खुद से, इसमें कुछ डाउट आता है तो तुम बाद में पूछ सकते हो। अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। लेक्चर माइट एक्सटेंड ओनली अप टू 4-5 मिनट्स, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि कैटलिस्ट वाला सेक्शन खत्म करके ही नहीं स्टेप सिलेक्टिव भी है। चलो बस ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी इतना कर लेते हैं हम आज। एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, तुम सिर्फ डायग्राम देखो, डायग्राम से काफी अच्छे से समझ में आएगा कैसे एड्सॉर्प्शन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कैटलिस्ट का फंक्शन। निकल कैटलिस्ट था, क्लियर। हम ये रिएक्शंस देख रहे हैं हाइड्रोजनेशन C2H4 plus H2 गिविंग C2H6, कैसे रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहला रिएक्टेंट डिफ्यूज होता है कैटलिस्ट के सरफेस पर, डिफ्यूज होना मतलब उसके तरफ जाना, तो फर्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ कैटलिस्ट टुवर्ड द सरफेस। यू कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ पे H2 निकल के पास जा रहा है, डिफ्यूजन ऑफ H2 निकल पे अटैच हो रहा है, दिस इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, क्लियर। सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो गया H2 का निकल के सरफेस पे। इस फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई है, डेल्टा एच नेगेटिव था, वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ H2। केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल केमिकल एड्सॉर्प्शन के कारण बॉन्ड पे स्ट्रेन आया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब जाता है C2H4 इस पर कैटलिस्ट के सरफेस पर, और वो C2H4 जो H2HH में ब्रेक हो गया है उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और अपना बॉन्ड ब्रेक करता है। सो 5 स्टेप में से एक्सप्लेन किया गया है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट। एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट मतलब कुछ ये वाला स्टेट, क्लियर। ये एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट हो गया, जो C2H4 मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, वो ये वाला है डायग्राम, यहाँ पे CH3 फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। देन द लास्ट वन डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस और डिसॉर्प्शन, अब वो यहाँ से डीअटैच हो गए, डिफ्यूज हो गए। तो टोटल 5 स्टेप में, पहले डिफ्यूजन टू द सरफेस, देन एड्सॉर्प्शन, देन केमिकल रिएक्शन, देन डीअटैचमेंट और डिसॉर्प्शन, देन डिफ्यूजिंग अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट। मतलब ये डायग्राम से काफी अच्छे से हमें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, राइट। क्या इतना क्लियर है संकेत, संजीवनी, शर्विल, श्रीतोष? यस सर। चलो फैक्टर सपोर्टिंग थ्योरी ये तुम खुद से पढ़ लेना। मुझे इसमें मेनली जो एक्सप्लेन करना है शेप सिलेक्टिव जियोलाइट्स, ये स्पेशली मेडिकल बेच को तो काफी अच्छे से आता ही है, कोई खास नहीं है। इंजीनियरिंग बेच के लिए मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो उतना तुम पढ़ जरूर लेना। मैं फिर यहाँ से जियोलाइट से स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। सो हमने ऑलमोस्ट पार्ट सेक्शन है, सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। इसका जो होमवर्क रहेगा वो भी एक्सरसाइज 1 इन दोनों पे बेस्ड जो सेपरेट क्वेश्चन है उतने तुम कर सकते हो दोनों ही बेच में।
नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड करना पड़े, सिंपल सा है बट बैठ के आज ही पढ़ लेना तो सिंपल है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा फिर बाद में, तो थोड़ा टफ लगेगा, फिर सारी इंफॉर्मेशन नहीं सी लगेगी। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूं, और जो इवनिंग में लेक्चर है उसमें मैं लिक्विड सॉल्यूशन हुआ एमपी बेच का। ठीक है।